हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल दिशा आईएएस में आपका स्वागत है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020, आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2016 और खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग पुनः करंट अफेयर्स का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग परीक्षा मंथन प्रकाशन की पत्रिका लक्ष्य 2020 का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। करेंट अफेयर्स, इसके अंतर्गत हम लोग लक्ष्य 2020 जो पत्रिका आती है परीक्षा मंथन प्रकाशन की, उसी का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें पहला बिंदु है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु। वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये दोनों एक ही उद्देश्य से चलाए गए। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए जब मार्च 2020 में भारत में लॉकडाउन की घोषणा हुई, तो उस समय कुछ भारतीय जो है विदेशों में फंसे हुए थे, उन्हें पुनः अपने स्वदेश वापस लाने के लिए मई 2020 में भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन की घोषणा किया और इसके तहत 7 से 13 मई के बीच में कुल 64 उड़ानों के द्वारा लगभग 15,000 नागरिकों को वापस लाया गया। और ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत इसमें समुद्री मार्ग से नौसेना द्वारा प्रवासी भारतीयों को भारत वापस लाया गया। यह दोनों ऑपरेशन समुद्र सेतु और वंदे भारत मिशन, दोनों का उद्देश्य एक है। जो इसका उद्देश्य है वो एक ही है कि कोरोना महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाना। इन दोनों का उद्देश्य सेम है। फर्क केवल इतना है कि यह जो है वायु मार्ग से इसको लाया गया, अर्थात इसके लिए जहाज वो भारत सरकार जो है
विश्व के लगभग उन देशों में जहाँ पर भारतीय फंसे हुए थे, वहाँ पर 64 हवाई उड़ानों के द्वारा उनको वापस लाई है। और यह जो है नौसेना के द्वारा समुद्री मार्ग से वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया। इसमें वंदे भारत मिशन के तहत जो सर्वाधिक उड़ानें हुई थी वो UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के लिए, संयुक्त अरब अमीरात के लिए सर्वाधिक उड़ानें हुई थी। यहाँ पर ये 10 उड़ानें यहाँ गई थी। और भारतीय राज्य केरल जो है, यहाँ पर 13 उड़ानें यहाँ से भेजी गई थी। अर्थात सबसे अधिक उड़ान भारतीय राज्य केरल से संचालित हुआ और सबसे अधिक उड़ान UAE के लिए संचालित हुआ। और इसमें नौसेना के द्वारा ये ऑपरेशन समुद्र सेतु भी कोरोना महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एक अभियान चलाया गया था। अब ऑपरेशन समुद्र सेतु का संचालन जो है रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा संचालित किया गया था। ये सम्मिलित रूप से रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय का संयुक्त अभियान था ये ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो अगर प्रश्न आ जाए कि वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या था, तो कोरोना महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, या तो ये आ जाएगा कि इसमें कुल कितने उड़ानें संचालित की गई थी, या सर्वाधिक उड़ान किस देश के लिए संचालित हुआ था, या सबसे अधिक उड़ान किस राज्य से संचालित हुआ था। और ऑपरेशन समुद्र सेतु के संदर्भ में अगर आ जाए कि नौसेना ने कोरोना महामारी में फंसे विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु। या ऑपरेशन समुद्र सेतु का संबंध किससे है, तो कोरोना महामारी में विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। और यह जो है नौसेना द्वारा संचालित हुआ था और इसमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय का संयुक्त पहल था। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर। ब्रूस शरणार्थी समझौता। ब्रूस शरणार्थी समझौता क्या है? यह 16 मई को यह समझौता संपन्न हुआ था। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, त्रिपुरा और मिजोरम के CM तथा ब्रू शरणार्थी नेताओं के बीच में एक समझौता हुआ था। इसके तहत यह था कि जो मिजोरम में 2 जनजातियां थी, एक मिजो जनजाति, एक ब्रू जनजाति। तो ब्रू जनजाति वहाँ के जो क्षेत्र है मिजोरम में, एक क्षेत्र है ममित है, उस ममित क्षेत्र में जो है वो स्वायत्त परिषद की मांग कर रही थी, जिसे मिजो ने इनकार किया और दोनों के बीच में एक हिंसक झड़पें हुई। तो हिंसक झड़पों के बाद ब्रू जनजाति वहाँ से विस्थापित होकर त्रिपुरा में जाके बस गई। तो त्रिपुरा में अभी तक वो एक शरणार्थी के रूप में वहाँ पर रहते थे ब्रू जनजाति के लोग। अब उन्हें इस समझौते के तहत वहाँ पर उनको अस्थायी नागरिकता दे दिया गया। तो ब्रू शरणार्थी समझौता जो है यह 16 मई को हुआ था। और समझौता किसके बीच में हुआ था? तो गृह मंत्री श्री अमित शाह, मिजोरम
और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और ब्रू समुदाय के नेताओं के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत त्रिपुरा में जो लगभग 34,000 जो ब्रू शरणार्थी मिजोरम से चले गए थे, मिजोरम से जो हिंसक झड़प के बाद त्रिपुरा में चले गए थे, अब उन्हें त्रिपुरा में अस्थायी रूप से बसाया जाएगा, इनका पुनर्वास किया जाएगा त्रिपुरा में। तो ब्रू शरणार्थी समझौता यह जो है त्रिपुरा में ब्रू जनजाति के लोगों को के पुनर्वास के लिए एक समझौता हुआ है, और लगभग 34,000 ब्रू जनजाति के शरणार्थी जो वहाँ पर विस्थापित हुए थे मिजोरम से, अब उनको यहाँ पर पुनर्वासित किया जाएगा। इसके तहत क्या किया गया कि सरकार जो है इन्हें 2 वर्ष तक ब्रू शरणार्थियों को 2 वर्ष तक प्रति माह 5,000 रुपये इनको देगी, और कुल 2 साल में 4 लाख रुपए इनको दिया जाएगा, और साथ ही साथ 1.5 लाख रुपया ये इन्हें घर बनाने के लिए दिया जाएगा, और 2 वर्ष तक मुफ्त राशन भी दिया जाएगा। साथ ही साथ त्रिपुरा में जो मतदाता सूची है, उसमें भी मतदाता सूची में इनको शामिल कर लिया जाएगा, मतदाता सूची में, अर्थात अब ये त्रिपुरा में मतदान करने का हक भी इनको मिलेगा। और साथ ही साथ अब ब्रू जो है ये त्रिपुरा की एक जनजाति हो जाएगी, इन्हें जनजाति का दर्जा भी प्राप्त होगा त्रिपुरा में। तो ब्रू शरणार्थी समझौता 16 मई को हुआ, किसके बीच में? गृह मंत्री श्री अमित शाह, मिजोरम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री तथा ब्रू समुदाय के नेताओं के बीच में। क्यों हुआ है? तो इस समझौते का उद्देश्य था कि त्रिपुरा में 34,000 ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए, और समझौते का प्रावधान क्या है कि इन्हें 2 वर्ष तक प्रति माह 5,000 रुपये के हिसाब से 4 लाख रुपए दिया जाएगा, 1.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिया जाएगा, 2 वर्ष तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, त्रिपुरा के मतदाता सूची में इनको शामिल कर लिया जाएगा, और त्रिपुरा में इन्हें एक जनजाति का दर्जा प्राप्त होगा। ये हुआ ब्रू शरणार्थी समझौता। नेक्स्ट समझौता है बोडो समझौता। बोडो समझौता यह जो है 27 जनवरी को संपन्न हुआ। जनवरी 2020 को, और यह समझौता जो हुआ है यह भारत सरकार
असम सरकार और बोडो समुदाय के नेता, बोडो समुदाय के नेताओं के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत क्या किया गया, क्योंकि बोडो असम की एक जनजाति है, इसके तहत एक प्रावधान किया गया कि जो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट था, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट का नाम परिवर्तित करके अब नाम कर दिया गया है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। अब इसका नाम BTR हो गया। पहले इसका नाम क्या था, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। अब BTAD से इसका नाम बदल के हो गया BTR। साथ ही साथ असम सरकार जो है बोडो भाषा के देवनागरी लिपि देवनागरी लिपि को एसोसिएट राजभाषा का दर्जा दे दिया अपने यहाँ असम सरकार ने। अब इसमें अन्य प्रावधान ये किया गया कि जो BTR क्षेत्र होगा, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, इसमें जो बोडो बाहुल क्षेत्र होगा उसको शामिल किया जाएगा, लेकिन जहाँ पर बोडो की संख्या न्यून होगी अब वो इसमें शामिल नहीं होंगे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में। अभी तक बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट में जो बाहुल्य क्षेत्र था बोडो और जो जहाँ पर कम थे वो भी इसमें शामिल थे। अब एक समझौते के तहत कर लिया गया कि जो बोडो बाहुल्य क्षेत्र होगा वो तो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में शामिल होगा, लेकिन जहाँ पर इनकी संख्या कम होगी, अल्प होंगे, उन्हें इसमें बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इनको जो है अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है कि बोडो भाषा को की देवनागरी लिपि को असम सरकार ने एसोसिएट राजभाषा का दर्जा दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट बिंदु, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख, इन दोनों के लिए एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी हुआ है। इस राजनीतिक मानचित्र में यह कर दिया गया कि जम्मू और कश्मीर में कुल ज़िले हो गए हैं 22 ज़िले, जिसमें पीओके क्षेत्र जो था, पीओके पाक अधिकृत कश्मीर, इसके 2 ज़िले जो थे, मीरपुर और मुजफ्फराबाद, पीओके के 2 ज़िले जो है ये जम्मू कश्मीर में दर्शाया गया है। और इन 2 ज़िलों को शामिल करने से यहाँ पर कुल ज़िले हो जाएंगे 22। और लद्दाख क्षेत्र में केवल 2 ज़िले होंगे,
लेह और कारगिल। अब लेह जो है ये भारत का सबसे बड़ा जिला होगा। भारत का सबसे बड़ा जिला अभी तक कच्छ था, गुजरात का कच्छ वो सबसे बड़ा जिला था। अब लेह जो है भारत का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा, जो कि लद्दाख का एक जिला है। और इसमें पीओके के 2 जिले मीरपुर और मुजफ्फराबाद को इस नए मानचित्र में जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। और यहाँ पर जिलों की संख्या बढ़ के हो जाएगी 22, और यहाँ पर 2 जिले होंगे, लेह और कारगिल। और भारत का सबसे बड़ा जिला अब लेह हो गया है। और ये दोनों भारत के केंद्र शासित प्रदेश होंगे। केंद्र शासित प्रदेश, और इस समय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है ये हो गया है 8। पहले 9 था, लेकिन दमन दीव और दादर नागर हवेली का विलय कर लिया गया, तो उससे जिले हो जाएंगे 8, और राज्यों की संख्या 28। अब नेक्स्ट बिंदु पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट बिंदु आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समान विकास विधेयक 2020। आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समान विकास विधेयक 2020, जिसे जनवरी में आंध्र प्रदेश के विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। अब जो आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इक्वल डेवलपमेंट ऑफ रीजन्स बिल 2020 है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके तहत किया क्या गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आंध्र प्रदेश के लिए कुल 3 जिलों का निर्माण करना है। विधायी जिला अलग होगा, कार्यकारी जिला अलग होगा, और न्यायिक जिला अलग होगा। ये तीनों जिले अलग अलग बनाए जाएंगे। इसमें ये तर्क दिया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कि अगर हमको जो है समावेशी विकास करना है, अर्थात सभी क्षेत्रों का समान विकास, इसी को कहते हैं समावेशी विकास। अगर समावेशी विकास करना है तो हमें किसी एक ज़िले पर अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। एक भव्य जिला हमको राजधानी, जिला नहीं राजधानी होगा, क्षमा चाहते हैं। तो अगर हम एक राजधानी कोई बनाते हैं तो उसे भव्यता प्रदान करना होगा, अधिक खर्च आएगा। तो अगर हम एक ही कार्य में, किसी एक योजना में, राजधानी निर्माण में ही अधिक वित्तीय संसाधन का उपयोग कर लेंगे तो सभी क्षेत्रों का जो समान विकास है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वित्तीय संसाधनों की कमी हो जाएगी। तो इसे ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि अब हम 3 राजधानियां बनाएंगे। विधायी राजधानी के तहत अमरावती होगा,
विधायी राजधानी अमरावती में होगा। कार्यपालिका या कार्यकारी राजधानी विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। और न्यायिक राजधानी जो होगा कुर्नूल होगा। न्यायिक राजधानी कुर्नूल में होगा। तो आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समान विकास विधेयक 2020 जो है, यह जो है ये 3 राजधानी बनाने के लिए यह लाया गया है। विधानसभा में जनवरी 2020 में पारित हो चुका है, अभी विधान परिषद में पारित नहीं हुआ। अगर ये पारित हो जाएगा तो आंध्र प्रदेश 3 राजधानियों वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा, जहाँ पर विधायी, कार्यकारी और न्यायिक राजधानियाँ अलग अलग होंगी। तो विधायी राजधानी के तहत प्रस्ताव है अमरावती की विधायी राजधानी बनाया जाए, विशाखापत्तनम को कार्य राजधानी बनाया जाए और न्यायिक राजधानी के रूप में कुर्नूल को रखा जाए। अब नेक्स्ट बिंदु होगा भारत में टिड्डियों का हमला। भारत में टिड्डियों का हमला, इसमें जो पाकिस्तान में गुजरात और राजस्थान, इन 2 राज्यों में जो पाकिस्तान से सटे ज़िले थे, यहाँ पर टिड्डियों का हमला हुआ है। ये इससे जो है इन 2 राज्यों में कृषि क्षेत्र, जो कृषि उत्पाद था, वह लगभग नष्ट हो गया। तो केवल भारत में ही टिड्डियों का हमला नहीं हुआ है, बल्कि ये जो है लगभग विश्व के 60 देशों में इसका हमला हुआ है। और अफ्रीकी देश सोमालिया और स्वयं पाकिस्तान, जहाँ से यह हमला हुआ है, ये दोनों अपने यहाँ जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिए। ये दोनों राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिए हैं, सोमालिया और पाकिस्तान, यही जो टिड्डियों के हमले को ध्यान में रखते हुए। और भारत में सबसे प्रभावित जिला गुजरात और राजस्थान है, सबसे प्रभावित राज्य। और इसमें भी जो इन दोनों ज़िलों के पाकिस्तान से सटे हुए ज़िले थे, जैसे मेहसाणा हुआ, तो ये सारे ज़िले सबसे अधिक प्रभावित हुए। और कृषि उत्पाद यहाँ पर लगभग इन ज़िलों में नष्ट हो गया है, जो पाकिस्तान से सटे हुए गुजरात और राजस्थान के ज़िले थे। और सोमालिया और पाकिस्तान अपने यहाँ टिड्डियों को हमले को ध्यान में रखते हुए आपातकाल घोषित किया। और भारत में टिड्डी सूचना केंद्र, ये जो है फरीदाबाद में है। यहाँ पर भारत में टिड्डी सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। और अब इसमें लास्ट बिंदु होगा 107वें विज्ञान भारतीय विज्ञान कांग्रेस। भारतीय
विज्ञान कांग्रेस। यह जो है कर्नाटक के बंगलुरु में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ है 3 से 7 जनवरी के मध्य। 3 से 7 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और इसका जो थीम था, थीम या विषय, ये था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। ये इसका मुख्य थीम था और यहीं पर बंगलुरु कर्नाटक में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में ही ये महिला विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन हुआ है। महिला विज्ञान कांग्रेस, इसका भी आयोजन यहीं पर हुआ है। ये साथ साथ होता है, यह जहाँ भी भारतीय विज्ञान कांग्रेस होगा वहीं महिला विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन होता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत लगभग 10 बिंदुओं का अध्ययन किए और इसके अंतर्गत जो शेष बिंदु है वो अगले वीडियो में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।